जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए, ये आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों सा जैसा मजबूत चाहिए, इरादों सा जैसा मजबूत चाहिए। तो एक बार पुनः आपके जीवन ज्योति क्लासेस में मैं आपका अपना अमित सर मैथ के साथ उपस्थित हूँ। आज एक ऐसा बैच की शुरुआत मैं करने जा रहा हूँ जो आपको टेट सुपर टेट दोनों के हिसाब से जो कंबाइन करके मैंने सवालों का कलेक्शन लिया है। अब अगर एक बार आप पढ़ लेते हैं जिसमें टेट और सुपर टेट दोनों में आपका काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अगर एक बार पढ़ेंगे जिसमें टेट का भी काम होगा और सुपर टेट का भी काम चल जाएगा, बस एक बार दोनों में आपका काम आसान हो जाएगा। तो आज लेके चलते हैं पहले सवाल की तरफ और एक एक चीजों को मैं बताने का प्रयास करता हूं। देखिए आपसे बार बार ये पहला ही प्रश्न मैं आपको बता दूं कि बार बार आपसे ये पूछा जाता है और मैं बार बार लेके आता हूं और आपको बताता हूं। अगर आपकी बात की जाए कि यह पाई क्या है, तो पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या। पाई के साथ ई भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर यह पाई की बात की जाए तो पाई क्या होती है, अपरिमेय संख्या। अगर बात की जाए पाई क्या है तो अपरिमेय संख्या है। अगर बात की जाए कि पाई का मान क्या होता है, 22/7, जबकि ये क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या होता है। यही से एक प्रश्न आपका बनता है कि सबसे पुराने गणितज्ञ की बात करिए जो सीटेट में इस बार पूछा गया था, तो कौन थे सबसे पुराने गणितज्ञ, तो आर्यभट्ट साहब थे, आर्यभट्ट साहब थे। अगर इसकी बात की जाए 19वीं सदी के गणितज्ञ कौन थे, तो आप किसको बताएंगे, रामानुजम साहब को बताएंगे, रामानुजम साहब को बताएंगे। तो इतनी चीजें आपके इंपॉर्टेंट है। पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, पाई का मान 22/7 एक परिमेय संख्या होता है। और अगर पुराने गणितज्ञ की बात हो तो इसको किसने अगर बात की जाए तो वो आर्यभट्ट साहब हैं, और 19वीं सदी के गणितज्ञ की बात हो तो आपके रामानुजम साहब है। जो कि पिछले जो आपका यूपी टेट हुआ था उसमें ये पूछा गया था 19वीं सदी यानी कि आधुनिक के गणितज्ञ क्या है। इस बार सी टेट जो हुआ इसमें सबसे पुराने गणितज्ञ की बात हुई आर्यभट्ट साहब। तो इतने प्रश्नों को देखिए, मेरे साथ आप जुड़े हैं तो बस एक कलम और एक कॉपी लेकर बैठ जाइएगा। जितना मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं उतने को आप नोट कर लीजिएगा। तो पाई के साथ चाहे ई जुड़े चाहे जो भी जुड़े वह, चाहे आपका पाई हमेशा कभी ऋणात्मक धनात्मक नहीं होती, हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय की संख्या की परिभाषा P/Q नॉट इक्वल टू आपका क्या होता है, 0 होता, तो यह परिमेय हो जाता है, परिमेय। जबकि अपरिमेय यदि कोई मान करड़ी में हो या उसके बाद दशमलव में 3 डॉट 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 तक हो और जिसका करड़ी में वर्गमूल न निकल पाए ऐसी, और या कई बार कोई संख्या की पुनरावृत्ति हो, ऐसी संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। यानी कि कौन सा सही हो जाएगा, यह एक धनात्मक परिमेय संख्या, धनात्मक ऋणात्मक की बातें ना करेंगे, यह एक अपरिमेय संख्या। यह परिमेय और अपरिमेय दोनों है, नहीं गलत हो जाएगा, यह क्या है, केवल अपरिमेय संख्या है। अगर इतनी चीजें आपको समझ में आ गई हो तो बोलिए हाँ, और मैं आगे लेके चलता हूं। चलिए नोट कर लीजिएगा मेरी सारी चीजों को। देखिए आपको अगर इसकी बात की जाए तो थोड़ा सी हम स्प्रिंट है, इस पे बार लगा होना चाहिए था, बार लगने के बाद का मान के बराबर होगा, यानी कि 1.3 बार के मान का बराबर होगा। तो किसके बार होगा, तो देखिए ये एक तो ऐसे आया 0.3 बार का मतलब इस 3 का बार बार पुनरावृत्ति हुई है। अगर मैं इसकी बात करूं तो x बराबर 0.3 3 3 3 3 3। अगर इस चीज को देखा जाए डॉट 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 डॉट, तो केवल एक का अंक ना दशमलव हटाना है, अंश और हर में कितने का गुणा कर दिया जाए, 10 से गुणा कर दिया जाए तो ये 10x हो जाएगा। इसमें गुणा करेंगे तो 3.333 डॉट डाटा हो जाएगा। तो इस चीज को देखिए, अगर यहाँ से इसको मूव लिया जाए तो फिर यही x से शुरू होगा, तो यानी कि आपका क्या होगा 10x बराबर यहाँ से 3 प्लस x का मान x हो जाएगा, ये प्लस इधर आके माइनस, तो 10 में से एक तो घट जाएगा तो कितना बच जाएगा 9x बराबर 3। तो x बराबर कितना होगा 3/9, 3 एक नाम 3 3 3 का 9, तो यानी कि 1/3
3, यानी कि जितने भी बार, अगर 1 अंक पे बार लगा तो उसके बट्टा में 1 9, 2 अंक पे बार लगा तो उसके बट्टा में 2 9। अगर यहीं पे अगर अंकों की बात होती 0.0 या 3 5 के बाद बार लगता, जिस अंक पे बार लगता उसको फिर माइनस जो मूल संख्या होती है उसको, फिर उसमें से जो आपका जितने अंक पे बार लगा होता उसके बट्टा में उतना लिखते हैं, फिर उसमें जितने पे नहीं बार लगा होता उतना 0 लगा लेते हैं। फिलहाल अभी सवाल आएंगे तो मैं समझाऊंगा। तो इसका 1 मान हो जाएगा, इसका कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 3 बटा, डायरेक्ट किया जाए तो कितना होगा 3 बटा 9, 3 एक 3, 3 त्रिका 9, तो इसका मान कितना होगा 3 एक 3 एक 4, 4 बटा 3, इसका मान कितना हो जाएगा 4 बटा 3, या ना माइनस वाला नहीं मार के आएंगे, कौन सा मार के आएंगे 4 बटा 3, 4 बटा 3 मार के आते हैं उत्तर। अगर ये बात समझ में आ गई हो तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, इसका उत्तर कितना होगा 4 बटा 3। सवाल नंबर अगले की तरफ चलता हूँ, फिर वही घिसा पीटा सवाल आ गया, पाई है क्या है, तो इसमें आपको बता दें परिमेय संख्या हो आप, ये अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसको कहा जाता है, मैंने आपको बताया था कि सबसे वह संख्या जो 2 से कट जाए, अर्थात केवल 2 अंकों से कटे, 2 संख्याओं से कटे, यानी कि स्वयं से कटे और 1 से कटे, वही अभाज्य संख्या होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, 2 3 5 7 9, 7 के बाद 11, और फिर मैंने आपको बताया था कि 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 1 से 25 तक आप अगर बात की जाए तो कितनी संख्याएं बताया था, तो मैंने 9 बताया था। 25 से 50 तक अभाज्य संख्या कितनी होती, तो 6 बताया था। 50 से 75 तक अभाज्य संख्याओं की बात की जाए तो फिर 6 होता है, और 75 से 100 के बीच अभाज्य संख्याओं की बात करें तो 4, यानी कि 100 तक में कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है 25 होती है। अभाज्य संख्या की परिभाषा जो स्वयं से कट जाए, 1 से कटे और किसी और संख्या से ना कटे, वो अभाज्य संख्या होती है। एक और बात आती है कि 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है लेकिन अभाज्य भी है, तो ये अभाज्य संख्या की परिभाषा। परिमेय की बात हो रही या परिमेय नहीं है तो क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक आपको बता दूं, जैसे आपको 1 2 3 4 5 ये होता, तो ये केवल अगर आपकी इसकी बात हो तो यह प्राकृतिक संख्या हो जाता है। इसी में 0 जुड़ जाए तो आपका क्या होता है, पूर्ण प्राकृतिक संख्या हो जाती है। इसी में माइनस -2 -3 जुड़ जाता है तो ये आपका क्या हो जाता है, पूर्णांक हो जाता है, यानी कि ये क्या हो गया, पूर्णांक हो गया। अगर केवल यहाँ तक रहता है तो ये पूर्ण आपका क्या होती है, प्राकृतिक संख्या। 0 जुड़ जाती है तो पूर्ण प्राकृतिक संख्या, और ये माइनस भी जुड़ जाता है तो पूर्णांक। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो अपने मित्रों के बीच में शेयर करिएगा। बता दो एकदम मैथ का चीथड़ा उड़ा देना है, एकदम मैथ में कुछ बचे उचे ना, ऐसे आपकी क्वालिटीज हो कि मैथ में कुछ बचे उचे ना। तो यानी कि क्या है, ये अपरिमेय संख्या, अभाज्य, भाज्य, पूर्णांक, परिमेय संख्या, सारी चीजों को मैं एक एक करके डिटेल बताऊंगा। अगर ना आपको समझ में आएगा तो मेरी एक वीडियो और भी है जो संख्या पद्धति के नाम से मैंने पहली वीडियो बनाया है, जिसमें आपको संख्या पद्धति कटने के नियम से लेकर सारी चीजों के बारे में मैंने डिस्कस किया। तो चलिए, एक परिमेय संख्या 5/6 के जोज्य प्रतिलोम के यहाँ से गुणनफल का योगात्मक प्रतिलोम होगा। पहले हम देखिए, कह दिया जाए जोज्य प्रतिलोम। इसमें क्या कह रहा है, एक परिमेय संख्या की किसकी बात हो रही है, जोज्य प्रतिलोम। अगर एक परिमेय संख्या की बात हो उसकी जोज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम। देखिए आपकी बात हो 5/19 का निकालना है योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम, प्रतिलोम क्या हो जाएगा, अब आपका योज्य प्रतिलोम, इसके आगे क्या हो जाता है, -5/19, एकदम वही रह जाता, अंश बटा हर आपका वही रहता है, बस केवल आगे क्या लग जाता है, माइनस। अब दोनों का गुणन कर लीजिए, तो गुणन कहा तो 5/19 और गुणे कितना, -5/19। अगर मैं इसकी बात करूं तो 25/19 का कितना होता है, 19 × 19 यहाँ 361। जब 361 होता है तो इसमें आपका किसकी बात हो रही है, यह आपका योज्य प्रतिलोम हो गया। लेकिन उसका गुणात्मक प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम में आप केवल माइनस का गुणा कर देते हैं, जबकि गुणात्मक प्रतिलोम में क्या कर देते हैं, अंश को हर में और हर को अंश में, यानी कि आपका कितना होगा, 25/361 का कौन सा प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, प्रतिलोम। अगर बात की जाए तो ये पलट जाता है तो कितना होगा, 361/5
25, वो भी माइनस के साथ। 361 बट्टा कितना आ जाएगा 25। अगर 361 बट्टा 25 आ जाएगा तो उत्तर कौन सा सही होगा 361 बट्टा 25। देखिए माइनस 361 बट्टा 25 है प्लस 361 बट्टा 25 है 381 बट्टा 25 है 381 बट्टा 25। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो बचेगा क्या ये वाला सही हो जाएगा। मतलब क्या जोज्य प्रतिलोम का मतलब क्या होता है अंश ऊपर और हर नीचे का जैसे रहता वैसे ही रह जाता है, उसमें क्या करते हैं माइनस का गुणा कर देते हैं। जबकि गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है आपको क्या किया जाता है अंश ऊपर का नीचे हो जाता है और नीचे का ऊपर, यानी कि पलट दिया जाता है। अंश हर में हर अंश में हो जाता। आगे देख लीजिए ये चौथा सवाल अगर हो गया हो। एक सवाल ये है निम्नलिखित में से कौन सा सही है पूर्ववर्ती या अनुवर्ती। देखिए पूर्ववर्ती का मतलब होता है आप जानते होंगे पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती का मतलब होता है एक माइनस, और अनुवर्ती, अनुवर्ती या उत्तरवर्ती, उत्तरवर्ती अगर बात की जाए या आपको बात की जाए आपकी अनुवर्ती या उत्तरवर्ती तो ऐसे में क्या होता है एक प्लस में हो जाता है। तो आगे देखिए मतलब एक बढ़ा के अब कह रहा पहले निम्नलिखित में से कौन सा सही है। कह रहा है कि देखिए 1000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती 999, मतलब 1000 से पूर्ववर्ती एक तो कम करेंगे तो 999, फिर उसका पूर्ववर्ती एक और कम कर देंगे तो 998 होना चाहिए, जबकि 999 है। क्लियर, एक तो कम करना पूर्ववर्ती में। आगे क्या हो रहा है 1000 के पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती का परवर्ती, 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 ये परवर्ती में भी क्या होता प्लस में, ये अनुवर्ती उत्तरवर्ती या परवर्ती सब में क्या होता प्लस। 1000 के पूर्ववर्ती, 1000 का पूर्ववर्ती कितना होगा 999 का परवर्ती, फिर 999 में एक जोड़ देंगे तो फिर कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा, यानी कि 1000 होना चाहिए 1001 आ गया। अब क्या कह रहा 1000, देखिए यहां पर स्पेलिंग मिस्टेक किया है, लिखने में गलती किया है, इस वजह से यह गलत हो गया। अगला क्या कह रहा है यहाँ से परवर्ती 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती, 1000 का परवर्ती अगर मैं बात करूं तो एक तो जोड़ देंगे तो कितना होगा 1000 आपका एक हो जाएगा, और का पूर्ववर्ती तो ये घटा लिया जाएगा, पूर्ववर्ती में घटा लिया जाएगा तो 0001, यानी कि क्या हो जाएगा 1000। तो कौन सा सही हो जाएगा आपका विकल्प नंबर आपका डी इज अ राइट आंसर। अगर ये बात समझ में आ गई हो तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ सवाल नंबर 6 की तरफ। किसी पूर्णांक का वर्ग करने पर इकाई अंक कौन सी नहीं आती है। तो जरा देखिए जैसे आपको मैं बता दूं 0 का वर्ग करते हैं तो कितना होता है 0, और या फिर उसके बाद 1 का वर्ग करते हैं तो 1, 2 का वर्ग करते हैं तो कितना 4, 3 का वर्ग करते हैं तो कितना होता है आपका 9, 4 का वर्ग करते हैं तो 16, 5 का वर्ग करते हैं तो 25, और यहाँ से देखिए आपका यहाँ से 6 का वर्ग करते हैं तो 36, 7 का वर्ग करते हैं तो 49, और 8 का वर्ग करते हैं तो कितना होता है 64, और 9 का वर्ग करते हैं तो कितना होता है 81, और 10 का वर्ग करते हैं तो कितना हो जाता है 100। देखिए 10 का वर्ग कर देते हैं तो 100। तो बताइए इकाई अंक पे कौन कौन सी संख्या नहीं आई। अगर मैं आपसे इसमें बात कर लूं भैया तो यहाँ से देख सकते हैं, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें क्या आया 0 आया, कितना आया 0 आया, इसमें कितना आया 1 आया, इसमें कितना आया 4 आया, इसमें कितना आया आपका कितना आया 9 आया, इसमें कितना आया 6 आया, इसमें कितना आया 5 आया। जब 5 आया, अच्छा ये बताइए कौन से ऐसे अंक नहीं आएंगे, तो वो वर्ग करने पे कौन से अंक नहीं आ रहे हैं 2 नहीं आ रहे हैं, 3 नहीं आ रहे हैं, और फिर उसके बाद 7 नहीं आ रहा, और कौन नहीं आ रहा 8। तो इसमें से देखिए कौन सी ऐसी संख्या मिल रही है, तो कौन सा मिल रहा 2 इज अ राइट आंसर, यानी कि कौन नहीं मिल रहा है 2 नहीं मिल रहा है, कौन नहीं मिल रहा है 2 नहीं मिल रहा है। तो कौन सी संख्या दुनिया की कोई भी अंक ले लीजिए जिसका वर्ग करने पे 2 3 7 8 अगर रखेंगे तो आप कहीं भी वर्ग करने पे कोई भी संख्या का इकाई स्थान पे यह नहीं आने वाला है, कौन 2 3 7 8। अगर बात की जाए तो ये छठा सवाल। 7वां सवाल देख लीजिए, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच कि कितनी दो परिमेय संख्याओं के बीच क्या नोट कर लीजिए कि कितनी परिमेय संख्या होती, अनंत परिमेय संख्या होती हैं। तो कहा गया कोई परिमेय संख्या नहीं होती, गलत हो जाएगा। कितने होते, केवल एक परिमेय संख्या होती, गलत है। अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं, अनंत परिमेय संख्याएं होती
हैं। अगर जैसे मैंने कह दिया 5 और 7 के बीच में कितनी परिमेय संख्या है, तो आप कहेंगे सर जी 6। अगर मैं यही कह दूं 6 है तो ये 6 भी एक परिमेय संख्या है। मैं कह दूं 12/6 तब भी 6 आ जाएगा। मैं कह दूं तो आपका कितना 18/3 तब भी आपका 6 आएगा। मैं कह दूं 24/4 तब भी कितना आएगा 6। सभी का परिमेय संख्या कितनी आ जाएगी 6 आ जाता है। तो यानी कि आपको कितना अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। अगला देख लीजिए, अगला देखिए क्या कह रहा है, 7वां के बाद 8वां। फिर वही चीज 7 और 13 के बीच कितनी परिमेय संख्या, तो आंख मूंद के मार दीजिए कितनी परिमेय संख्याएं, अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। अगर ये भी हो गया हो, समझ में आ गया हो, तो फिर मैं आगे चलता हूं। देखिए पाई क्या है, एक विषम संख्या है, एक सम संख्या। ये बार बार मैं क्यों ला रहा हूं वीडियो में, बस इसीलिए ला रहा हूं कि आपके दिमाग में ये बातें बनी रहें, ये ना कि भूल जाए। तो क्या होगा इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसको मैं नहीं बताने वाला हूं। 9वां सवाल आप कमेंट में जरूर, मुझे आशा है कि आप लोग अगर पढ़ेंगे तो इसमें बताएंगे कि क्या होता है इसका, कि यह आपका क्या होता है, कि कौन परिमेय है कौन है, इसकी कमेंट में जरूर आप बात करेंगे। इसके पहले वाले के बाद की बात हो रही थी 9वें की, अब 10वें। प्रथम 35 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। देखिए मैं आपको बता दूं, मैं आपको ट्रिक से भी पढ़ाने वाला हूं और बेस से भी पढ़ाने वाला हूं। आप जैसे चाहेंगे वैसे कमेंट करिएगा, उसी तरीके से मैं सवाल को हल करूंगा। अगर एक बार में नहीं समझ में आएगा दोबारा कहेंगे तो दोबारा कहेंगे सर वीडियो बनाइए, तो मैं दोबारा बनाऊंगा। केवल आप मुझे मोटिवेशन के रूप में एक लाइक, एक कमेंट और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा, बस इतना ही मैं चाहता हूं। प्रथम 35 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। प्रथम विषम संख्याओं का योग का फार्मूला क्या होता है, विषम संख्या के योग का फार्मूला, संख्या का योग बराबर क्या होता है आपको पता होना चाहिए, n²। यानी कि क्या होता है, तो 35 गुणे 35, तो कितना होगा 35 में 35 का गुणा कर दीजिए, 5 25, 5 15, 15 2 17, 3 5 15, 3 त्रिका 9, 1 10, कितना होगा 5 7 5 12 के 2, 1 1 2 और 1, तो कितना होगा 12 25। तो कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। यानी कि विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना हो तो n² कर देते हैं। अगर ये चीजें समझ में आ गई हो तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊं। चलिए क्या कह रहे हैं, दो संख्याओं का योगात्मक योगफल तथा गुणनफल 18 और 11 और 18 है। इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग होगा। यानी कि योग कितना दिया गया, a + b बराबर कितना 11 और a - b बराबर कितना 18। ये प्रीवियस ईयर के यूपी टेट का क्वेश्चन है। अगली साल आपको बता दूं जब यूपी टेट हुआ था उसमें ऐसा क्वेश्चन एक पूछा गया था, इनके व्युत्क्रमों का योग। एक तो तरीका यह है कि योगफल ऊपर कर दीजिए गुणनफल नीचे, अब वह कैसे होगा ये समझा। तो क्या होगा 1/a, माना दो संख्या कौन सी होती है, माना दो संख्या कौन होगी, दो संख्या आपका कौन कौन सी हो जाएंगी, a, b। तो 1/a + 1/b, तो 1/b। अगर मैं इसका योगफल कर दूं तो इसका गुणा इधर हो जाएगा b प्लस इसका इधर हो जाएगा, तो क्या होगा a पूरे के बटा क्या होता है, इसका आपका क्या हो जाता है ab। तो आप पढ़ते हैं साचर नियम, गुण और योग व संबरक नियम और 3 नियम आप पढ़ते हैं, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि अगर a + b जोड़ूं या b + a जोड़ूं दोनों का मान बराबर होता है। तो b + a को जोड़ दीजिए, यानी कि योगफल कितना है 11, गुणनफल कितना है 18। आंख मूंद के क्या कर दिया करिए, योगफल को ऊपर रख दिया करिए और क्या कर दिया करिए गुणनफल को नीचे। ये गुणनफल दिया था, ये गुणनफल, ये योगफल और गुणनफल। देखिए योगफल का मतलब a + b और गुणनफल का मतलब a × b। ये क्लियर हो गया, तो आगे चलता हूँ। हाँ डायरेक्ट 11/18 आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 11/18। लेकिन कैसे होता है यही तो मैं आपको सिखाने का प्रयास किया हूँ कि कैसे होता। तो ये हुआ, आपकी बात आती है। अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 12। दो अंकों वाली संख्या दोनों के अंकों का योग 7 है यदि
उनके में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम क्या हो जाता है, पलट जाता है। तो देखिए अंकों का योग 5 2 7 25, 5 2 7 4 3 7 4 3 7, लेकिन इसको पलटने पे ये क्या हो जाए 34 हो जाए, या ये आपका कितना हो जाए 43 हो जाए, या आपका कितना हो जाए 52 हो जाए, या आपका 25 हो जाए। जोड़ेंगे तो क्या होना चाहिए, और भी आप कितना जोड़ रहे हैं 27 जोड़ रहे हैं। 27 जोड़ेंगे तो कितना होगा, यहाँ से देखिए आपका कितना होगा 27 अगर मैं जोड़ दूं तो यहाँ से कितना हो जाएगा, थोड़ा से देखिए 7 2 9 और यहाँ से 5 2 7, हमको जबकि कितना होना चाहिए था 25 आना चाहिए था, गलत हो गया। इसमें कितना जोड़ दूं 27 जोड़ दूं, कितना होगा 7 5 12 के 2 2 2 4 1 5, देखिए ये पलट गया 25 था, 25 को पलट दिया जाए तो कितना होगा 5 2 52 हो जाएगा। तो यानी कि कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, ये वाला। और इसमें अगर जोड़ूंगा तो 27 तो कितना होगा 7 4 11 3 2 5 5 1 6 आ जाएगा, 61 आ जाएगा। फिर उसके बाद इसमें जोड़ दूं तो 34 आपका 27 जोड़ दूं, 27 इसमें जोड़ दूं तो कितना होगा 7 3 10 और 4 2 6 1 7 70 हो जाएगा। यानी कि हमको पलट के मान निकालना, तो कौन सा बदल के आ जाएगा इसको। और नियम हम ज़्यादा लंबा नहीं, डायरेक्ट विकल्प उठाइएगा मार दीजिएगा। तो मैं आपको कैसे विकल्प से भी बताऊंगा, ट्रिक से भी बताऊंगा, बेस से भी बताऊंगा, हर तरीके से बताऊंगा। बस आपसे इतना निवेदन है कि अगर वीडियो अच्छी लगेगी तभी लाइक और कमेंट करिएगा, अन्यथा डिसलाइक कर दीजिएगा, कोई मतलब नहीं है। आगे देखते हैं सवाल नंबर क्या कह रहे हैं। 496 और 318 के निकटवर्ती सैकड़े का मान बताइए। 496 और 318 के निकटतम सैकड़ों के मान हैं, तो कौन से हैं निकटतम सैकड़ों के मान की बात किया जाए तो देख लीजिए आपका कितना कितना दे दिया गया है, इसको देख लिया जाए तो कितना है 496 और 318 के निकटतम सैकड़ों का मान है। मतलब योग यहाँ पे कितना योग कर लिया जाए, योग करने के बाद आधा, जैसे आपको मैं कह दूं कि 600 आया तो 650 से ऊपर होगा तो 700 में लिया जाएगा, और 650 से नीचे होगा तो 600 लिया जाएगा। अगर 700 है, 750 से ऊपर है तो कितना ले लिया जाएगा 800, और 750 से नीचे होगा तो कितना ले लिया जाएगा 700 ले लिया जाएगा। दोनों का योग करिए तो यहाँ से कितना होगा 6 और 8 8 6 14 और फिर 1 और 9 9 1 10 10 आपका 9 1 10, देखिए 8 6 14 और 9 1 10 10 1 11, फिर 3 3 और 4 7 7 1 8 814, यानी कि 850 से नीचे है ना। जब 850 से नीचे है तो कितने पे मार के चले आएंगे 800 मार के चले आएंगे। अगर 850 से ऊपर होता तो हम 900 पे जाते, और यहाँ कोई वैसा विकल्प नहीं मिल रहा। ठीक है, सैकड़े की बात कर रहा तो 100 के अंक में देखा जाता। ठीक है, तो ये आपकी बात किया जाए तो 8 का स्थानीय मान लगभग कितना निकाल लेंगे 800 निकाल लेंगे। ठीक है, आपको आगे लेके चलते हैं सवाल नंबर 14 के बीच में कह रहा है कि कितना 999 और 3000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं बन सकती है। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा, इकाई स्थान पर बताइए अंक कितने रखे जा सकते हैं, या तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 अंक तक। तो कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 0 को मिला दिया जाएगा तो कुल कितने अंक अवेलेबल होंगे इकाई अंक के लिए 10 अंक रहेंगे, और दहाई अंक के लिए कितने अंक रहेंगे 10 रहेंगे, सैकड़े अंक के लिए कितने अंक अवेलेबल रहेंगे 10 रहेंगे। लेकिन 1000 अंक के लिए इनके बीच में अगर मैं आपसे बात कर दूं तो इसमें एक तो और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इतना आ जाएगा, और इधर एक तो घटाऊं तो कितना होगा 299। तो अब बताइए इसकी बात करूं तो इसमें आपका कितना होगा 2999। इस इकाई स्थान पे क्या हो सकता है, या तो 1 हो सकता है या तो 2 हो सकता है। अगर 3 रख दूंगा तो आपका क्या होगा 3000 से ऊपर चला जाएगा, इसलिए कितने संख्या अवेलेबल रहेंगे केवल 2। इसमें कितने, यहाँ भी इस दहाई की इकाई के स्थान पे भी 10, दहाई के स्थान पे भी, सैकड़े के स्थान पर, लेकिन 1000 पे केवल कितने अंक रहेंगे, केवल 2 रहेंगे, 1 और 2, इसके अलावा कोई नहीं है। तो 10 दहा में 100 दहा में 1000 दूना के 2000, तो कितना हो जाएगा 2000 इज राइट आंसर। अभी भी सवाल ऐसे रखा हूं आपको, अभी जैसे वीडियो आप बढ़ती जाएगी आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सवाल इस तरीके के मिलते जाएंगे, और हर सवाल को एक और दो से तीन मैं आपको लाया हूं। हर पे सवाल आपके 2-3 नियम लगाया गया, क्योंकि बीच बीच में ऐसे इसलिए ला दे रहा हूं कि आपको दूर थोड़ा रखा हूं ताकि आप सोचेंगे, फिर कुछ समय लेंगे कि सर जी ऐसे बताए थे ऐसे लगेगा, तो उस पर लगाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आगे देखता हूं
मैं सवाल नंबर 15 की तरफ, बिना कोई शेषफल के निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कितना होगी 93 61 को विभाजित करती है। देखिए विभाजिता का नियम में मैंने आपको किसके किसके विभाजिता का नियम, अगर मैं आप मेरे पीछे संख्या पद्धति की वीडियो में जाके आप देखेंगे, मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक से लेके जाइएगा, वहाँ एसएससी या वनडे एग्जाम वाले में वीडियो में संख्या पद्धति के नाम से एक वीडियो बनी है, एक क्या 2-3 है, उनको देख लेंगे तो आपके बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं। 11 से कटने का नियम, मैं 19 तक कटने का नियम बताया हूँ। तो 11 से कटने का नियम क्या होता है, अंक को पीछे से 2-2 का जोड़ा बनाते हैं और 2-2 का जोड़ा बनाने के बाद और उसमें से क्या करते हैं कि अंकों का दो इकाई अंक का योग और दहाई अंकों का योग यानी दोनों को जोड़ लिया जाता है, और जोड़ने के बाद यदि अंतर 0 आता है या 11 से कोई कटने वाली संख्या आती है तो संख्या 11 से कट जाती है। तो पहले 11 से सबसे छोटी है, चेक कर लेते हैं। 9 3 6 1 लास्ट की 2-2 संख्या, इसका 3 1 4 और 9 6 15, दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा 11, यानी कि संख्या 11 से कट जाएगी। मैंने कहा 11 से कोई कटने वाली संख्या आ जाए या फिर कोई उस तरीके की संख्या हो जो या तो 0 आ जाए, तो देख लीजिए आपका 11 से कट जा रही है कि नहीं। 93 61 क्या कह रहा है, बिना कोई शेषफल बचे, मतलब पूरी कट जाए तो कितना हो जाएगा, आपको 11 से काट दें तो 11/88 कितना बच जाएगा 13, 13 में से 8 जाएगा 5, यहाँ कुछ नहीं 6, 11 पचे 55 कितना बच जाएगा 1, 11 का नाम 11, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो कितना बच जाएगा, आप देख रहे हैं कि शेषफल बचेगा कुछ नहीं, और बाकी सबसे भाग देंगे तो क्या होगा शेषफल बच जाएगा। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। तो यहाँ से 5671 को उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का प्राप्त अंतर करिए, कितना होगा 5 6 7 1, पलट दीजिए 1 7 6 5, घटा दीजिए 11, 11 में से आपका 5 जाएगा 6, यहाँ से कितना बचा 0, यहाँ से कितना हुआ 6 में 7 नहीं होगा 16, 16 में 7 जाएगा 9, यहाँ 4 में से 1 जाएगा 3, तो कौन सा होगा 3906। अगर ये वाला सवाल आपको समझ में आ गया हो तो फिर मैं अगले की तरफ चलता हूँ, सवाल नंबर 17 की तरफ। ये रिलेटेड है, टोटल सुपर टेट और टेट से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। आपको निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एक का है अभाज्य संख्या नहीं है, एक अभाज्य संख्या नहीं। एक के बारे में मैंने आपसे बताया था, ना तो ये क्या है भाज्य है ना तो अभाज्य, केवल क्या है पूर्ण प्राकृतिक संख्या भी नहीं है, केवल प्राकृतिक संख्या है। पूर्ण प्राकृतिक संख्या की बात आ जाएगी तो उसमें कौन आ जाएगा 0 भी आ जाता है, तो यहाँ से एक अभाज्य संख्या नहीं है। एक अभाज्य संख्या ही तो कतई नहीं होगा, और यह एक संयुक्त संख्या यो नहीं है, 2 अभाज्य संख्या नहीं ये भी नहीं है, यानी कि यही वाला सही हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, सवाल नंबर 17 के बाद सवाल नंबर 18 की तरफ। चलिए इसको बताइए। हाँ इसको पूछा गया था, देखिए यदि a + 2a + 4a अविभाज्य संख्याएं हो तो a के कितने मान हो सकते हैं। मैंने आपको क्रमवार बताया था, अगर मैंने दो सभी अविभाज्य यानी कि अगर बात किया जाए तो 2 ले लिया जाए, 2 के बाद क्या होगा 2 2 4, तो ये भाज्य हो जाएगा ना। अगर मैं इसमें क्या ले लूं a का मान 3 ले लूं तो यहाँ 3 और 3 2 5, फिर उसके बाद यहाँ से 3 ले लूं, 3 और 4 कितना होगा 7, तीनों अभाज्य संख्या है कि नहीं। उसके अलावा अभाज्य संख्या अगर मैं लूं तो यहाँ पर 5 लूंगा तो 5 2 7, लेकिन 5 4 9 भाज्य हो जाएगा, काम गड़बड़ा जाएगा। यानी कि कितनी संख्याएं हैं जो भाज्य हैं, तो आपकी बात आती है 1। आपके जो सवाल जितने पूछे गए थे उन सारे सवालों को ध्यान में रखकर इस पीडीएफ को बनाया गया, और कोई भी ऐसा सवाल नहीं होगा जो आपको टच नहीं करने को मिलेगा, वो चाहे टेट हो चाहे सुपर टेट हो, दोनों की बात की जाएगी। और फिर उसके बाद अगर बात हो तो पेट में भी पूरे पहले चैप्टर की जो बात है उसमें रिलेटेड पूरे के पूरे सवाल उसी से मिले। 2 संख्याओं का योग 32 है, 32 है, उनमें से एक संख्या ये देखिए -36 है, उनमें से एक संख्या -36 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। पहली संख्या आपको बता दें -36 है, दूसरी संख्या मान लीजिए a है,
और दोनों का योग कितना है 32 है। ये माइनस इधर जाके प्लस, a बराबर 30 2 32 प्लस 36, 32 36 कितना होगा 6 2 8 3 3 6, कितना हो जाएगा 68, कितना हो जाएगा 68। क्लियर है? चलिए देखते हैं अगले सवाल की तरफ मैं बढ़ता हूँ। सवाल नंबर 19 के बाद ये सवाल नंबर 20, इसकी बात करिए जरा, इसकी बात करिए। मैंने आपसे बात किया था, कितनी बार मैं आपसे यह बात बता चुका हूं कि आपकी बात हो अगर 0 से लेकर यानी कि 1 से लेकर 25 तक कितनी संख्याएं होती हैं 9 अभाज्य संख्याएं होती, जबकि 25 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती 6, 50 से 75 तक कितनी होती हैं 6, और फिर उसके बाद 75 से लेकर 100 तक कितनी होती है 4, टोटल कितनी होती है 25 अभाज्य संख्याएं होती है। अगर यहीं से आपसे कह दिया जाए 1 से 30 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, तो 25 तक आप जानते हैं कि 25 तक कितनी अभाज्य संख्या है 9, फिर 26 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, 28 नहीं होगा, 29 होगा, यानी कि 9 1 10 अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर कितनी है 25 तक की बात हो रही है, तो 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी 9। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। अगला बढ़ता हूं, इसको बताइए। बहुत बार आया ना। चलिए इस सवाल में बताइए क्या होगा। 1 से 100 तक की सभी संख्याओं में 0 अंक कितनी बार आता है, 0 अंक कितनी बार आता है 11 बार आता है, जबकि 1 कितनी बार आता है, 1 कितनी बार आता है, 1 आपको बताया जाए तो 21 बार आता है, और अन्य संख्याएं कितनी बार आती हैं 20 बार आती हैं ना। जरा देख लीजिए, अगर मैं आपसे बात करूं, छोटी छोटी ये सवाल है, अब वो गुरुजी वाला दिमाग मत लगाइएगा कि वो एमआर सीटिया पे गिनना शुरू कर देंगे, समय चली जाएगी। ये सब याद कर लीजिए। 0 अगर आपकी बात हो 1 कितनी बार होगा, तो मैं अभी यही गिनती लिख दूंगा, तो आप भी तब भी देखेंगे तो टोटल गिनेंगे 21 बार, और 2 कितनी बार आएगा 20 बार। बाकी अन्य संख्याओं की जैसे 2 नहीं, 2 के अलावा 2 से 8 तक की सारी संख्याओं को, 9 तक की सारी संख्या कितनी बार आती हैं आपकी 9 बार आती हैं। अब 2 से 9 तक की सारी संख्याएं 1 से 100 तक 20 बार आती हैं, जबकि 1 21 बार क्यों आता है, क्योंकि 1 तो 100 में बढ़ जाता है, 100 में 1 बढ़ जाता है, और 0 कितनी बार आता है 11 बार। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें 11 बार। प्रश्न बता रहा हूं, उसके साथ कई क्वेश्चन और जुड़े हुए रिलेटेड हैं, उनको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 22 नंबर देखता हूं। ऋण का मतलब समझते हैं आप लोग? ऋण का मतलब अभाज्य संख्या को ही ऋण संख्या कहते हैं, यही ने बताया था। तो जरा बताइए प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना होगा, प्रथम 5 ऋण संख्याओं का योगफल कितना होगा, जरा बताइए। – 28। कैसे? देखिए प्रथम 5 में 2 3 5 7 11। आप कहेंगे कि सर जी 9 का है ना, तो 9 3 से कट जाएगा। तो देखिए आपका 3 2 5 5 10 10 11 21 21 7 कितना हो जाएगा 28, कितने हो जाएंगे 28, यानी कि 28 वाला सही है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। आज आपको 35 क्वेश्चन के पीडीएफ मिलेगा, वो सवाल से मिल जाएंगे आपको। अगर इसका पीडीएफ भी चाहिए तो आप जाके जीवन ज्योति टेलीग्राम पे, जीवन ज्योति क्लासेस के टेलीग्राम से भी ले सकते हैं। बाकी आपको डायरेक्ट भी पीडीएफ मिल जाएगी, और बाकी आपके सवाल जो हैं वीडियो के माध्यम से भी आज आपको मिल जाएंगे। लिखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, एकदम बेस से उठाया हो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। कितने लोग किसको मार के आएंगे? 1 को। ना तो ये भाज्य है ना तो अभाज्य। इसी 2 को हम सबसे छोटी ऋण संख्या भी कहते हैं। और इसी पे बात आती है आपकी, फंस जाती है, कहते हैं कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती, नहीं। एक तो ये 2 ऐसी संख्या जो सम भी है और अभाज्य भी है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। हाँ कौन सा? 2 सम है, 2 सम भी है और अभाज्य भी है, तो इस वजह से इसको 2 एक ऐसी संख्या जो सम भी है और अभाज्य भी है। अगर इतनी चीजें आपको समझ में आ गई हो तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ये वाला
सबसे छोटी आभाज्य संख्या है? फिर वही रिलेटेड सवाल 2। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर एक आभाज्य संख्या होती है। देखिए क्या हुआ, एक सम संख्या, एक विषम संख्या, इनमें से कोई नहीं, संयुक्त संख्या। अरे तो मराएंगे तो बुद्धिया ठिकाने आ जाएगा। कैसे सम संख्या? और सम में खाली दुइये न रहेगा, दुइये न रहेगा। और आभाज्य क्या होगा? 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा। कितने लोग विषम को मार के आ जाएंगे, वही गलत हो जाएगा। पीछे अभी मैं बात करके आ रहा हूँ। तो यानी कि ये कौन सी होगी? सम भी है और विषम भी है, यानी कि कौन सी संख्या हो जाएगी? संयुक्त संख्या। यही ना बात हो रही है। देखिए एकदम 0 से उठाया हूं, इससे छोटा क्वेश्चन नहीं बन सकता, ये भी बता दो आपको। हाँ लेकिन इसको हल्के में भी लेने का प्रयास मत कीजिएगा। देखिए अभी पीछे बताया हूं, कितना होगा उत्तर बताइए। इसमें कितना, कितनी होंगी? 10 हो जाएंगी। 10 है, कितने होंगे? 10। 25 तक कितना? 9। उसमें एक कौन जुड़ जाएगा? 29। 29 हो जाएगा। और कहिए तो 1 से 100 तक की आभाज्य संख्याओं 25 दिखा दूं? दिखाने की जरूरत है? जान लेंगे, जान रहे हैं ना। आभाज्य का मतलब जो स्वयं से कट जाए, 1 से कटे और किसी एक अन्य संख्या से कट जाए, उसी को हम क्या कहते हैं? भाज्य। और जो स्वयं से कटे, 1 से कटे और किसी और संख्या से ना कट पाए, उसी को हम आभाज्य। क्लियर है? चलिए भैया अगला देखते हैं। 26, 27। दो प्राकृतिक संख्याओं का अंतर सदैव होता है। क्या होता है? जैसे अगर प्राकृतिक संख्या मान लीजिए 5 हो गई और 3, अंतर कितना होगा? 2। यह भी प्राकृतिक संख्या है, यह भी प्राकृतिक संख्या, तो यह भी प्राकृतिक संख्या। तो एक पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब अंतर क्या होता है? अंतर का मतलब समझते हैं? हमेशा बड़ा वाले में से छोटा वाला घटाना। पूर्णांक का मतलब क्या होता है? जिसमें माइनस भी हो प्लस भी हो। तो कहां से पूर्णांक की बात आएगी? देखिए जब पूरे एकदम समझ लीजिए ना विकल्पों के चिथड़ा उड़ा देंगे, तब जाके आपको क्वेश्चन का आसानी से हल मिल जाएगा। जब आपको यहाँ प्रश्न के नहीं, विकल्प के एक एक बारे में जानकारी जब हो जाएगी तो आप कर ले जाएंगे। पूर्णांक की बात होती है, पूर्णांक में माइनस आना चाहिए, जबकि पूर्णांक पे प्लस माइनस 0 भी आता है। जबकि आपकी बात क्या कर रहा है? ये प्राकृतिक संख्या। तो ये देखिए प्राकृतिक संख्या, ये प्राकृतिक संख्या होगी, एक पूर्ण संख्या। अंतर होगा, अंतर दो प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या हो सकता है या एक धनात्मक संख्या हो सकता है। अब बताइए इसमें कौन सा सही? कमेंट करके बताइएगा इसको सोच के कि कितना होगा। एक आज के लिए होमवर्क है। नहीं गलत है, इसको बताइए, इसको बताइए। 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। सबसे पहली बात तो यह भी जान लीजिए कि 4 अंकों की सबसे बड़ी कितनी संख्या होती है? 9 9 9 9। लेकिन इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, वर्गमूल निकालिए भाग विधि से। भाग विधि से पीछे से दुद्दू का जोड़ा बना दिया जाए, दुद्दू से जोड़ा बना दिया जाए तो कितना आएगा आपका? अगर जोड़ा बनाया जाए तो 9 81, यानी कि 9 बार ले जाया जाए तो 81, कितना बच जाएगा आपका? 8। यहाँ से कितना बच जाएगा? 1। और है 9 9 18, है 9, है कितना? 9 उतार लेते हैं, यहाँ 9 उतर ही गया था। अब कितना? 9 81 के 1 और 9 8 72, 72 और 72 8 80, 80 और 9 1 9 9 8 17। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 8, यहाँ से 9, यहाँ से 1। अब यहाँ से कितना? 9 बार। अब देखिए यही 198 एक्स्ट्रा हो रहा है ना, 198 एक्स्ट्रा हो रहा है, तो इसी में से घटा दीजिए 198। 9 9 9 9 198, कितना बच जाएगा? 1 और यहाँ से कितना? 0, फिर उसके बाद 8 और 9, कितना हो जाएगा? 9801। यानी कि कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी वाला। ऐसे ही निकालते हैं, यानी कि वर्गमूल निकालते, जितना शेष बचता वही पूरे बड़ी संख्या में से घटा लेते बस। ठीक है, कौन सा सही हो गया? सी वाला। ठीक, वह छोटी सी छोटी संख्या जिसे 269 में जोड़ा जाए संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए वह होती। अच्छा सुनिएगा भैया, आप देख लीजिए कि नजदीक किसके है। मैंने आपको बताया था ना, कितने तक याद कर लीजिए? 30 तक।
30 तक, लेकिन याद वाद नहीं। आप देखेंगे ये कितना 256 16 का होता है, 17 का कितना होता है 289। 289 आपका 289 होता है, ये कितना है 259। घटा दिया 0 2, यानी कि 20 जोड़ दिया जाती है, संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। समझ रहा है कि नहीं? बाकी आप अगर 30 तक याद करना हो तो सुन लीजिए, आपका 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196 और 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289। तो 256 के बाद देखिए अगला 289 लाना है ना, तो देखिए 20 जोड़ देंगे तो उसमें कितना हो जाएगा 289 हो जाएगा। और 18 का कितना होता है, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400 और 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का आपका 625, 26 का 676, 27 का 729, 28 का कितना होगा, 28 का 784, 29 का बताइए, 29 का 29 का पता है नहीं, 8 से 41 होगा, 30 का जो होगा आपका 931 का आपको बताना है, 32 का मैं बता दे रहा हूँ 1024, 32 का 1024, 31 का आप बता दीजिएगा कितना होगा। ठीक है, ये 30 तक की बात होती है। आप 30 तक याद कर लीजिए, काम आपका आसान हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़े। 961, अच्छा बहुत अच्छे। चलिए इसमें बताइए 6 से पूर्णतः विभाज्य हो तो 6 क्या रखा जाए। एक चीज आपको मैं बता दूं, विभाज्यता का नियम में जो 2 से कट जाए और 3 से कट जाए वही संख्या 6 से कट जाती है। जो 2 से 3 और 3 से कट जाए वो 6 से कट जाए। और 6 का गुणक भी अगर 6 अगर वर्ग किया जाए, घन किया जाए तो हमेशा 6 आता है, ये भी देखिए। तो यहाँ से क्या होगा, इसमें क्या ये 6 से कट रहा है तो यहाँ 6 कह रहे हैं आप लोग। तो देखिए 6 से कटने का नियम, अगर यहाँ 5 रखूंगा तो पहले नहीं कटेगा, जब 2 नहीं कटेगा तो कटने की जरूरत नहीं, 9 कटबे नहीं करेगा। ठीक, 2 से कटेगा नहीं। अब बचा किसकी बात, 6 की बात हुई, 8 की बात हुई। तो यहाँ से कितना होगा, 6 2 8 और 5 3 8, 8 7 16, 16 2 18, 18 9 कितना होगा 28, 27, 27 1 28, 28 5 कितना होगा 33, 33 होगा तो 33 6 कितना होगा 39। अगर 39 होगा तभी तो 3 से कटेगा, 3 1 3 और फिर आपका 9 उतार देंगे, 3 3 का 9। और अंकों से कटने, 3 से कटने का नियम यही ना होता, अंकों का योग यदि 3 से कट जाए तो संख्या 3 से कट जाती है। और 2 से कटने का नियम क्या होता है, यदि सम संख्या होती है तो संख्या किससे कट जाती है, 2 से कट जाती है। ये क्लियर हो गया। कितना इसमें मार्क आएंगे 6। चलिए आगे बढ़ता हूं। चार अंकों का वह वृहत्तम संख्या और न्यूनतम संख्या का योगफल। 4 अंकों का वृहत्तम संख्या 9 9 9 और न्यूनतम संख्या 1 लिख के 3 0, 9 9 9 9 1 10। कौन सा सी? क्लियर है। अगला बताऊं, ये हो गया ना। चलिए अगला बता। सात के 3 लगातार गुणजों का योगफल कितना हो, 7 7 7 हो तो सबसे छोटी संख्या का गुणज क्या होगा।
समझ में आ रही बात कि नहीं? 7 के 3 लगातार गुणजों का योगफल कितना हो? 7 7 7 हो तो सबसे छोटी गुणज संख्या क्या होगी? तो यहाँ से देखिए आपको बता दें 7 के 3 गुणज ने आपकी बात हो रही है, तो जब 7 के 3 लगातार गुणजों का योग कितना है? 7। तो यानी कि 777 ये है माइनस 3 लगातार गुणजों की बात कर रहा है, वो भी किसके? 3 गुणे 7। तो यही ना होगा 7×21/3। 7×21/3। अगर इस चीज की बात कर ली जाए तो इस तरीके से कहें लग रहा है सर जी, तो आपको बता दूं 3 बार ये 777 है, ऐसे संख्या जो भी रहता है वही संख्या बटा में आ जाती है। तो अगर बात की जाए सबसे छोटी की, तो इसमें 7×21 तो कितना होगा? 21 तो घटा दीजिए, 7 7 7 में से 21 घटा दीजिए, कितना? 6। यहाँ से कितना? 5 और यहाँ पे 7। 7 में कितने से 3 से भाग दीजिए तो कितना होगा? 3 दूना के 6, 1 बचा, 3 पचे 15, ये कट जाएगा, 6 बच जाएगा, 3 दूना के 6, कितना? 252। कितना हो जाएगा? 252। अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ, तो जितना गुणज की बात करें ऐसे ही उसको रख दीजिएगा और उसके बाद उसी संख्या से भाग दीजिए, 21वां संख्या वही भाग दीजिए। हाँ नहीं, 21 से कहाँ? 7 7 7 777 में 7×21 काम घटा लिया गया, घटाया कितना है? 200, 756 है, 756 में 3 से बस वही भाग दिया गया है, भाग दिया। ठीक, आगे बढ़ चले। नोट्स बना लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जान लीजिए। फिर आपको किसी गणित वणित की जरूरत नहीं होगी, जो नोट्स बनवा लीजिए, सुपर टेट तक ये काम देगा, ये पूरा, ये जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बता दीजिए इसका 3 के 3 क्रमागत गुणजों के संख्याओं का योग 99 है, तो उनका गुणज है। बस जोड़ लीजिए, कोई और नियम वो मत लगाइए, जोड़िए। देखिए 4 3 7 7 2 9, फिर 4 3 7 7 2 9, यही आ गया 99। तो ये आपको देखिए क्रमागत होने चाहिए। तो क्या ये 24 के बाद 33 आता है? नहीं, काम खत्म करिए। यहाँ से 32 के बाद 33 का 3 का गुणज है? नहीं। देखिए 3 का 3 दहा में 30, 11 10 का गुणा हुआ, फिर 11 3 33, फिर 12 3 36। जरा इनका योग करते हैं, 6 3 9, 3 3 6 3 9, यानी कि कौन सा सही हो जाएगा? सी इज राइट आंसर। अगला देखते हैं। चौरासी के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग 7 के गुणज हैं, निम्नलिखित में से हैं। चल आप बताइए, इसको बताइए। ये भी सवाल मैं बताया हूं। 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो 7 के गुणज है, कौन कौन 7 से कट जाएगा? 7 का गुणज होने के बाद वह 84 से कट जाए, 84 में भाग देने पे कटेगा। पहले 7 से, ठीक, दूसरा का 14 6 84 यानी कि 14 होगा। फिर कितना होगा? 7 से हो गया, 7 दूनी 14, 17 का 21, 21 चौक 84। फिर होगा कितना? 21 के बाद कौन सा? 21 के बाद और कोई जो 84 को काट सकता है? 28। 28 क्या कितना होगा? 3। आपको 28 भी ले आ जाए। अच्छा, 28 की बात की जाए तो 28 गुणे 3, 3 8 24 के 4 और 3 दूना 6 का 7, 3 दूना 6 6 2 8, यानी कि क्या होगा? यह भी 28 भी 7 चौक 28 हो रहा है और उसके बाद 84 को काट भी रहा है। फिर उसके बाद किसको? अब कितने को? 42 7 छक 42 और काट भी रहा 84। और उसके बाद कौन? 84 7 से कटेगा, 12 84। सबका योग कर लीजिए, कितना आ रहा है? करिए योग करके बता दीजिए। योग करिए। अरे
196 आएगा। देखिए 7 4 11, 11 1 12, 12 8 20, 20 2 22, 22 4 26, हासिल 2 का 8 4 12, 12 2 14, 14 2 16, 17 17, 17 2 19, कितना हो जाएगा 196। अगला सवाल ये बताइए 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल बताइए। इसको बताइए 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल। गुणनखंडों का योगफल मैंने आपसे यहाँ पे बात किया था कि पहले 96 को काट दीजिए, कितना से 2 से, तो कितना होगा 2 चौको 8, 2 अठे 16, फिर 2 से काटिए 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 चौको 8, फिर 2 से काटिए 12, फिर 2 से काट दीजिए कितना आपका 6, फिर 2 से काट दीजिए तो 3, फिर 3 से काटिए 1, यही ना। तो 1 2 3 4 5, 2 की घाते कितना 5 1 6 प्लस 1, 5 1 6 प्लस 1 होता था कि -1? -1 होता था। तो यहाँ से आपको क्या होगा 2 की घाते जितनी बार आता 1 2 3 4 5, 5 तो एक तो बढ़ा के लिखा जाता था -1 बटा में कितना 2 -1, फिर उसके बाद यहीं पे गुणे में 3 कितनी बार आया 1 बार, तो 3 की घाते 2, 1 बार आया था तो 1 बढ़ा के लिखे -1 बटा में 3 -1। तो चलो ये देखते हैं तो 2 का कितनी बार 2 दूना 4, 2 दूनी 8, 2 दूनी 16, 2 दूनी 32, 2 के 64, 64 में से 1 जाएगा 63, 63 बटा 1 है 2 दूना 4, 3 त्रिका 9, 9 में से 1 जाएगा 8, 8 20 में से घट जाएगा 2, 2 चौको 8, 4 4 3 12 और 4 छक्का 24, 24 25, कितना होगा 252, 252 है। मैंने बताया था यही तरीका कि जितनी बार गुणनखंड आता उससे 1 बढ़ा के लिखा जाता, उसमें से -1 किया जाता, फिर जो संख्या रहती है उसके बटा में -1 घटा लेते। काम इसका गुणनखंडों की संख्या का योगफल हमको पता चल जाता है। ठीक, ये 35 तक आज के आपके सवाल थे। इसके बाद का सवाल मतलब एक दिन में लंबा हो जाएगा तो समस्या होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक।